गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो मैं आज को बताऊंगा सीमन का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, वह कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो सीमन की फर्टिलिटी क्षमता की जांच करने के लिए उसका मूल्यांकन या परीक्षण किया जाना बहुत जरूरी है ताकि उसकी क्वालिटी का पता चल सके। इससे बुल की फर्टिलिटी क्षमता का भी पता लग जाता है। इससे बुल के जेनाइटल ऑर्गन जैसे टेस्टिस आदि की क्षमता के बारे में भी पता लग जाता है। इसलिए बुल के सीमन का मूल्यांकन करना चाहिए। अब देखते हैं सीमन के मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सीमन देखने में कैसा है, सीमन का रंग, सीमन की मात्रा, स्पर्म की एक साथ गतिशीलता, हर स्पर्म की गतिशीलता, स्पर्म की संख्या, जीवित स्पर्म की संख्या, स्पर्म में कोई विकृति, अन्य दूसरे टेस्ट जैसे कैटेलज टेस्ट, ये आदि टेस्ट किए जाते हैं। अब देखते हैं सीमन देखने में कैसा है। एक सार मिला हुआ और धुंधला दिखाई देने वाला अच्छा सीमन माना जाता है, जिसमें स्पर्म की संख्या ज्यादा होती है और दही की तरह दिखाई देने वाला सीमन अच्छा नहीं माना जाता। सीमन पारदर्शी या कांच की तरह साफ नहीं होना चाहिए। इसमें गंदगी जैसे गोबर, मिट्टी, मूत्र, बाल, मवाद या अन्य दूषित पदार्थ नहीं मिले होने चाहिए। ये तो इस बुल का सीमन दूध या सफेद क्रीम रंग का होता है। बुल का सीमन कैसा होता है? दूध या सफेद रंग क्रीम का होता है। सीमन का धुंधलापन, क्रीमी या पीलापन रंग इसमें मौजूद स्पर्म की संख्या के कारण होती है। जो सीमन में रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? स्पर्म की संख्या की वजह से। इनकी संख्या की कमी या अधिकता के कारण सीमन का सफेद धुंधलापन कम अधिक होता है। सीमन में हल्का पीलापन एक पिगमेंट राइबोफ्लाविन के कारण होता है जो सेमिनल वेसिकल से निकलता है। किसकी वजह से होता है? राइबोफ्लाविन की वजह से। अब देखते हैं सीमन की मात्रा क्या होती है। सीमन की मात्रा उस बुल की साइज व वजन पर कुछ हद तक निर्भर करती है। वैसे कम मात्रा होना बुल में किसी कमी का संकेत नहीं होता, लेकिन मात्रा कम होने के साथ ही यदि स्पर्म की भी संख्या कम हो तो ऐसे सीमन की क्वालिटी उत्तम नहीं मानी जाती है। यानी कि सीमन की मात्रा और स्पर्म की संख्या कम हो तो उसे अच्छी क्वालिटी का नहीं मानते है। और इससे सीमन की कुल डोज भी कम तैयार होती है। इसलिए ज्यादा मात्रा में निकला सीमन ज्यादा उपयोगी होता है। यदि कोई बड़ी वजह नहीं हो तो नर हर बार सीमन कलेक्शन में सीमन की मात्रा में कोई खास फर्क नहीं आता। हर बार कोई खास फर्क नहीं आता सीमन मात्रा में। छोटी साइज तथा कम उम्र के यंग बुल के सीमन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अलावा कम समय में बार बार सीमन कलेक्ट करने, पूरी तरह से इजेकुलेट नहीं होने, एवी द्वारा सीमन कलेक्ट करते समय अनुकूल माहौल की कमी, पेनिस का पूरी तरह से उत्तेजित नहीं होना जैसे कारणों से बुल पूरी तरह सीमन नहीं निकाल पाता और मात्रा कम प्राप्त होती है। अब देखते कि एक हेल्दी बुल ने एक बार निकालने वाले सीमन की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5 ml होती है। तो अब देखते हैं प्रत्येक पशु का। जेबू मिनिमम 0.3 ml, मैक्सिमम 9 ml और एवरेज 2.4 ml। और देखते क्रॉस ब्रीड होती है वो कितना छोड़ती है? मिनिमम 2 ml, मैक्सिमम 5 ml, एवरेज 3 ml। अब प्योर ब्रीड वो शुद्ध नस्ल होती है, वो उसका है मिनिमम 3 ml, मैक्सिमम 15 ml, एवरेज 10 ml। अब देखते हैं स्टेलियन घोड़ा, मिनिमम 30 ml, मैक्सिमम 250 ml, एवरेज 70 ml। स्टेलियन हो गई। रेम या गोट 0.7 ml मिनिमम, मैक्सिमम 3.0 ml, एवरेज 1.0 ml। बोर मिनिमम 125 ml, मैक्सिमम 500 ml
और एवरेज 175 ml ये एक बार में सीमन छोड़ता है। अब देखते हैं कि अलग अलग ब्रीड्स के बुल में सीमन की औसत मात्रा। ब्रीड के बुल में 3.16 ml, साहिवाल में 4 ml, थारपारकर में 3.5 ml, नागौरी में 3.8 ml, अमृत महल में 4.1 ml, गिर में 4.7 ml, रेड सिंधी में 4.7 ml और खिल्लारे में 4.7 ml रिकॉर्ड की गई है। इतनी ml गाय की और बुल की ब्रीड है, इनमें ये एक बार में इतना सीमन छोड़ती है। अब देखते हैं स्पर्म की गतिशीलता क्या है। सीमन कलेक्ट करने के तुरंत बाद स्पर्म की मोर्टालिटी की जांच की जाती है। इससे सीमन की फर्टिलाइजेशन क्षमता का भी पता लग जाता है। इसमें स्पर्म की संख्या व गति का भी पता लग जाता है। सीमन इजैकुलेशन के समय जो ही स्पर्म एपिडाइमिस से आगे बढ़ते हैं तो आगे सहायक ग्रंथियों की सीक्रेशन की मदद से ये गतिशील होते हैं। अब देखते हैं कि स्पर्म की ग्रुप एक्टिविटी और एक एक की। अब देखते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है। इस जांच में यह पता लगता है कि एक साथ ग्रुप में कितने स्पर्म एक्टिव है तथा उनकी गति कितनी तेज है। माइक्रोस्कोप जांच में गतिशील सभी स्पर्म जीवित होते हैं, लेकिन सारे गतिहीन स्पर्म मरे हुए नहीं होते। लंबे समय तक सेक्सुअल आराम के बाद जिस बुल का पहला सीमन लिया जाता है उसमें स्पर्म की मोर्टालिटी कम होती है और मरे हुए स्पर्म भी ज्यादा होते हैं। स्पर्म की ग्रुप एक्टिविटी मौसम भी प्रभावित करती है। भारत में बसंत ऋतु में स्पर्म की मोर्टालिटी ज्यादा होती है। जब बसंत ऋतु आती है फरवरी माह में, उस टाइम पे स्पर्म की मोर्टालिटी ज्यादा होती है। तेज गर्मी, अधिक तापमान तथा नमी वाले मौसम में मोर्टालिटी पर बुरा असर पड़ता है। इस टाइम पे इसमें बुरा असर पड़ता है। सीमन को तेज ठंड से के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, इससे भी मोर्टालिटी कम हो जाती है। जब अधिक ज्यादा ठंड होती है उस टाइम पे भी स्पर्म की मोर्टालिटी कम हो जाती है, उससे भी बचाना चाहिए। और सीमन में सारे स्पर्म की गति एक साथ गति करने से सीमन में हल्की लहरें व घुमाव बनते हैं जो माइक्रोस्कोप में आसानी से देखे जा सकते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके लिए फ्रेश सीमन की एक बूंद सूखी स्लाइड पर फैलाए। इस समय वहां स्लाइड पर तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। इतना तापमान रखने के लिए माइक्रोस्कोप में व्यवस्था होनी चाहिए। स्पर्म की ग्रुप मोर्टालिटी से सीमन में बनने वाली लहरें और मोहर के आधार पर लेबोरेटरी में सीमन की ग्रेडिंग की जाती है। जो लेबोरेटरी में जो ग्रेडिंग आती है उसके आधार पर इसको दिया जाता है। देखते हैं माइक्रोस्कोप जांच के दौरान यदि सीमन 70% से कम स्पर्म मोर्टालिटी हो तो उसे अनुपयोगी माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार 70% या इससे अधिक प्रतिशत मोर्टालिटी क्षमता सीमन एआई के लिए बेहतर माना जाता है। यानी 3+ या 5+ वाला सीमन ज्यादा उपयोगी होता है। 2+ ग्रेडिंग वाला सीमन भी एआई के लिए भी उपयोग में हो सकता है। अब देखते हैं माइक्रोस्कोप में देखने पर स्पर्म मोर्टालिटी, सीमन क्वालिटी और ग्रेडिंग। सीमन में बहुत तेज लहरें और भंवर नियरली 100%। सीमन क्वालिटी एक्सीलेंट, ग्रेडिंग 4+। तेज लहरें और भंवर 70 से 90%। सीमन क्वालिटी अच्छा और ग्रेडिंग 3+। हल्की लहरें और भंवर 50 से 70%। सीमन क्वालिटी ठीक और ग्रेडिंग 2+। लहरें और भंवर नहीं, स्पर्म का मात्र हिलना 20%। खराब 1+। सीमन व स्पर्म कोई गति नहीं, ऑल डेथ, अनुपयोगी और 0। अब देखते हैं कि एक एक स्पर्म की मोर्टालिटी क्या होती है। यह जांच स्पर्म की अलग अलग मोर्टालिटी के लिए की जाती है। इससे यह पता लगता है कि बुल के कलेक्ट किए सीमन में कुल कितने प्रतिशत स्पर्म गतिशील है। इसके लिए सीमन को 1:100 के हिसाब से नॉर्मल सेलाइन में पतला किया जाता है। इससे पतले किए सीमन की एक बूंद को स्लाइड पर डालकर कवर स्लिप से ढका जाता है। इससे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर माइक्रोस्कोप के हाई पावर पर देखा जाता है।
उसमें निम्न गतिशीलताएं देखी जाती है। वो क्या कौन कौन सी गतिशीलता है? स्पर्म सीधी दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, स्पर्म का मिडिल पीस और टेल में कोई डिफेक्ट के कारण आगे की ओर बढ़ता हुआ गोल घूमता है, स्पर्म उल्टी दिशा में गोल घूमता है, और स्पर्म एक ही जगह पड़ा हुआ हिलता डुलता है। ये चीजें इसमें देखी जाती है। वो कौन सी है? प्रोग्रेसिव और डिस्क्रिप्टिव वैल्यू देखते हो। 80 से 100% एक्सीलेंट माना जाता है इसे, 60 से 80% गुड मानते हैं, 40 से 60% फेयर मानते हैं, 20 से 40% पुअर मानते हैं, और 0 से 20% वेरी पुअर मानते हैं इसको। इस तरह से इसका रखा जाता है। अब देखते हैं कि स्पर्म की सांद्रता क्या क्या होती है। सीमन की क्वालिटी मालूम करने के लिए उसमें स्पर्म की सांद्रता या संख्या का मालूम करना बहुत जरूरी है। पुराने समय में सीमन का गाढ़ापन को देखकर और अनुभव के आधार पर तथा बाद में हीमोसाइटोमीटर द्वारा स्पर्म की सांद्रता मालूम की जाती थी, लेकिन इन तरीकों से आंकड़े सही नहीं आते थे। आधुनिक तरीकों में आजकल फोटोमीटर या इलेक्ट्रॉनिक ढंग से स्पर्म की संख्या मालूम की जाती है, जो काफी विश्वसनीय है। दरअसल हीमोसाइटोमीटर से स्पर्म संख्या मालूम करने की विधि में समय अधिक लगता था तथा मुश्किल तरीका था, जिससे गलत आंकड़े आने की संभावना थी। अब देखते हैं किससे करते हैं। आजकल नेफ्लोमीटर, क्लोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हीमोसाइटोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल किससे करते हैं? नेफ्लोमीटर, क्लोरोमीटर या हीमोसाइटोमीटर द्वारा। अब देखते हैं कि बुल के सीमन में स्पर्म की सांद्रता क्या होती है। 0.3 से 2.5 मिलियन प्रति mm3, एवरेज 1.2 मिलियन प्रति mm3 होती है, तथा 0.1 मिलियन प्रति mm3 से कम सांद्रता वाला सीमन अनुपयोगी माना जाता है। इससे कम 0.1 मिलियन प्रति mm3 से कम हुआ तो उसे अनुपयोगी माना जाएगा। इसके लिए 3 विधियां प्रचलित है। कौन कौन सी? सीमन का रंग व गाढ़ापन देखकर, हीमोसाइटोमीटर द्वारा, और फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरोमीटर द्वारा। इनके द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि सीमन में स्पर्म की सांद्रता मुख्य रूप से टेस्टिस का आकार व क्षमता तथा उसमें स्पर्म बनने के काम पर निर्भर करती है। एक ही बुल से जल्दी कम अंतराल के सीमन कलेक्ट करने पर स्पर्म की सांद्रता कम होती है। मौसम का स्पर्म की सांद्रता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बुल की उम्र का भी इस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन एक यंग बुल के प्रति बार लिए गए सीमन में स्पर्म की सांद्रता अधिक होती है। अब देखते हैं भारतीय गोवंश ब्रीड में बुल के स्पर्म सांद्रता कितनी होती है। साहिवाल 1476, हरियाणा 1455, कुमाऊनी 1034, थारपारकर 1269, रेड सिंधी 1729, गिर 1674 तथा खिल्लर बुल में 1875 मिलियन प्रति ml पाई गई है। ये इसमें देखा गया। अब देखते हैं जीवित स्पर्म का प्रतिशत क्या होता है। जीवित स्पर्म जैसे कि है जिस सीमन सैंपल में 70% से कम जीवित स्पर्म हो उसकी फर्टिलिटी क्षमता कम होती है और उसे प्रिजर्व नहीं किया जाता। जिस सीमन सैंपल में 50% से भी कम स्पर्म हो उसकी फर्टिलिटी क्षमता पर संदेह किया जाता है। यह सीधी सी बात है कि जो 70% सही होगा 100 में से वो सक्सेस है और वो 50 है उससे संदेह पर रहेगा वो। अब देखते हैं एबनॉर्मल स्पर्म क्या होते हैं। सीमन सैंपल को स्लाइड को स्टेन करने के बाद उसमें मौजूद डिफेक्टिव स्पर्म की संख्या मालूम पड़ने से काफी मदद मिलती है। एक बुल की प्रजनन क्षमता उसमें एक बार निकले सीमन में मौजूद नॉर्मल स्पर्म पर निर्भर करती है। यदि एबनॉर्मल स्पर्म 15 से 20% से कम हो तो फर्टिलिटी क्षमता पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 से 35% से ऊपर एबनॉर्मल वाला सीमन फर्टिलाइज नहीं माना जाता। यानी कि 15 से 20% है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 से 35 चला गया उससे एबनॉर्मल फर्टिलाइटी क्षमता नहीं मानते उसको। विशेषज्ञों का मानना है कि एक अच्छे बुल के सीमन में 4% से ज्यादा स्पर्म हेड विकृति, 5% टेल विकृति,
6% बिना हेड विकृति और कुल 20% एबनॉर्मलिटी नहीं होना चाहिए। ये चीज इसमें देखते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी, यह स्पर्म बनने से के प्रोसेस में कोई कमी के कारण विकृति होती है। जब स्पर्म बनता है उस टाइम पे कोई कमी हो जाती है, इस टाइम पे विकृति आती है। कौन कौन से? पायरिफॉर्म हेड, टेपरिंग हेड, नैरो हेड, ड्रॉप्ड हेड, गेंट हेड, शॉर्ट थिक हेड, डबल मिडिल पीस एंड टेल, नॉर्मल हेड एंड विद हाईली कॉइल्ड टेल। ये चीजें इसमें विकृतियां आती है। सेकेंडरी में स्पर्म में विकृति डिजनरेशन के बदलाव के कारण आते हैं। कौन कौन सी है? रिचर्ड्स नॉर्मल हेड, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ड्रोप्टोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स, स्पर्मेटोजोआ विद वेंट टेल और डिटेस्ट एंड लॉन्ग ग्लिया कैफिसिट। ये इसमें विकृतियां आती है। ये कब होती है? डिजनरेशन के बदलाव के समय होती है। ठीक है।